चंद्रयान 1 इसरो का पहला ल्यूनर मिशन था जिसे 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। इस प्रोब के दो हिस्से थे, एक ऑर्बिटर और दूसरा इम्पैक्टर। इस इम्पैक्टर का मेन ऑब्जेक्टिव चांद के सतह पर क्रैश करना था। इसे करीब 22 मिनट लगते हैं चांद से टकराने में, और जहां पर यह टकराता है उसे जवाहर पॉइंट का नाम दिया जाता है। इस डिवाइस के इमेजेस को एनालाइज करके वैज्ञानिकों ने चांद पर पानी होने की बात की कंफर्मेशन की थी। पर भाई ये मिशन तो इसरो का था और पानी इसके ऑर्बिटर ने खोजी, तो इसमें नासा कहां से आ गया। आज से 50 साल पहले नासा के अपोलो मिशंस ने इंसानों के लिए चांद पर जाने का रास्ता खोल दिया था। अपोलो मिशन के एस्ट्रोनॉट्स चांद पर से कुछ पत्थरों के सैंपल को धरती पर लेकर आए थे, जिससे उनकी साइंटिफिक रिसर्च हो सके। इन सैंपल्स को जब वैज्ञानिकों ने चेक किया तो इसमें एक गजब की चीज पाई, जिसे देखकर वैज्ञानिकों का माथा चकरा गया। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिकों ने इस सैंपल में H2O मॉलिक्यूल्स यानी पानी के अवशेष पाए। इसका साफ साफ यही मतलब था कि चांद के सतह पर पानी मौजूद है। ये एक बहुत बड़ी खोज थी, इसलिए वैज्ञानिकों की खुशी का ठिकाना नहीं था। पर उनकी ये खुशी ज़्यादा लंबी नहीं चल पाई। जल्द ही उन्हें पता लगा कि जिस बॉक्स में उस पत्थर को लाया गया था वो पूरी तरह से आइसोलेटेड नहीं था। उसमें लीकेज थी और चांसेस ये भी थे कि उस पत्थर पर H2O मॉलिक्यूल्स चांद से नहीं बल्कि धरती के एटमॉस्फेयर से आ गए होंगे। इस बात ने वैज्ञानिकों को कंफ्यूजन में डाल दिया और कोई भी वैज्ञानिक पूरी तरह से ये सिद्ध नहीं कर पाया कि चांद के सतह पर पानी मौजूद है। इसके बाद वैज्ञानिकों को 40 साल लग गए इस चीज़ को सिद्ध करने में, और इसमें हमारा इसरो का बहुत बड़ा हाथ था। जी हाँ दोस्तों, आपने इसरो के चंद्रयान 3 के बारे में तो सुना होगा कि ये दुनिया का पहला प्रोब है जिसने चांद के साउथ पोल पर लैंड किया। पर आखिर आज चांद के साउथ पोल को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है, इस बात को भी हम आगे ज़रूर बताएंगे। पर अभी वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। बस इसे समझने के लिए पूरी स्टोरी ध्यान से सुनना, वरना समझ नहीं आएगा। चंद्रयान 3 के पूर्वज चंद्रयान 1 का इस टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए इस मिशन के बारे में हमें जानना होगा। चंद्रयान 1 इसरो का पहला ल्यूनर मिशन था जिसे 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। इस मिशन के दो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला, किसी अनमैन्ड प्रोब को चांद के ऑर्बिट में भेजना, और दूसरा, चांद के सतह की केमिकल और मिनरल मैपिंग करना। मतलब चांद के सतह को एनालाइज करके उसमें छिपे एलिमेंट्स को पहचानना। 8 नवंबर 2008 को ये चांद के सबसे नज़दीकी ऑर्बिट में पहुंच जाता है, जिससे इसकी पहली ऑब्जेक्टिव पूरी हो जाती है। और दूसरे ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए इसमें कई सारे मशीन्स लगे थे। इस प्रोब के दो हिस्से थे, एक ऑर्बिटर और दूसरा इम्पैक्टर। ऑर्बिटर वो हिस्सा है जो चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगाता है और धरती पर सिग्नल भेज के मिशन की सारी जानकारी देता है। इसमें 11 अलग अलग डिवाइसेस लगे थे जो कि भारत, जर्मनी, यूके और यूएसए जैसे देशों के थे। दूसरी तरफ इम्पैक्टर एक 34 किलो का डिवाइस था जिसमें 3 मुख्य डिवाइसेस लगे हुए थे, एक वीडियो इमेजिंग सिस्टम, एक रडार ऑल्टीमीटर और एक मास स्पेक्ट्रोमीटर। इन तीनों के यूज के बारे में हम आगे बात करेंगे, पर उससे पहले जानते हैं कि इस इम्पैक्टर का काम क्या था। दरअसल इस इम्पैक्टर का मेन ऑब्जेक्टिव चांद के सतह पर क्रैश करना था, और जैसे जैसे ये चांद के सतह के नज़दीक जाता, ये ढेर सारे फोटोज और इनसाइट्स ऑर्बिटर को भेजता, और ये ऑर्बिटर इन सारे डेटा को धरती तक ट्रांसमिट कर देता। प्लान के अनुसार इम्पैक्टर को ऑर्बिटर से 14 नवंबर 2008 को अलग करके चांद के सतह पर टकराने के लिए भेज दिया जाता है। इसे करीब 22 मिनट लगते हैं चांद से टकराने में, और जहां पर ये टकराता है उसे जवाहर पॉइंट का नाम दिया जाता है। जैसे जैसे ये नीचे जाता है, इसमें लगा वीडियो इमेजिंग सिस्टम ढेर सारे फोटोग्राफ्स लेकर ऑर्बिटर को भेजने लगता है। इसमें लगे ऑल्टीमीटर इसकी हाइट को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करता है, और स्पेक्ट्रोमीटर का काम नीचे जाते हुए इसके एटमॉस्फेयर में मौजूद मॉलिक्यूल्स को एनालाइज करना होता है। जैसे ही ये चांद पर क्रैश करता है, इसकी कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाती है और इसका काम यहीं पर पूरा हो जाता है। अब इस डिवाइस के इमेजेस को एनालाइज करके और ऑर्बिटर में एक डिवाइस के रीडिंग्स को एनालाइज करके ही वैज्ञानिकों ने चांद पर पानी होने की बात की कंफर्मेशन की थी। पर भाई ये मिशन तो इसरो का था और पानी इसके ऑर्बिटर ने खोजी,
तो चांद पर पानी होने का पूरा श्रेय तो इसरो को जाना चाहिए, इसमें नासा कहां से आ गया। दरअसल दोस्तों, ऑर्बिटर में एक डिवाइस लगा था जिसे M3 या मून मिनरोलॉजी मैपर कहा जाता था। ये एक स्पेक्ट्रोमीटर था और चांद से टकरा कर वापस आती सूरज की रोशनी के वेवलेंथ्स को एनालाइज करने के लिए लगाया गया था। यह डिवाइस इस स्पेक्ट्रल डेटा को धरती पर भेजता था, जिसे एनालाइज करके साइंटिस्ट चांद के सतह पर मौजूद केमिकल बॉन्ड्स को पहचान सकते थे। जिनको नहीं पता उनको बता दे कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे लाइट को अगर किसी मैटर से इंटरैक्ट कराया जाता है तो उसकी एक यूनिक स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होती है, जिससे वैज्ञानिकों को पता लगता है कि वो किस एलिमेंट से बना है। अब इसी M3 स्पेक्ट्रोमीटर के डेटा से वैज्ञानिकों ने चांद के सतह पर H2O मॉलिक्यूल्स के मौजूदगी का पता लगाया था, जिससे ये सिद्ध हो गया कि चांद के सतह पर H2O या पानी के मॉलिक्यूल्स है। अब ये मिशन भले ही इसरो का था, पर वो M3 डिवाइस नासा का बनाया हुआ था, इसलिए चांद पर पानी की खोज का श्रेय इसरो और नासा दोनों के कंबाइंड एफर्ट्स को दिया जाता है। ये तो बात हुई चांद पर पानी मिलने की, पर हमने स्टार्टिंग में चांद के साउथ पोल और वहां की इंपॉर्टेंस की बात करी थी। दरअसल दोस्तों, 2009 में नासा ने एक और मिशन चांद के ऑर्बिट में भेजा था, जिससे ये सिद्ध हो गया कि चांद पर पानी फ्रोजन वाटर आइस के रूप में मौजूद है और ये उन जगहों पर ज़्यादा है जहां सूरज की रोशनी कम पड़ती है। यही कारण है कि दुनिया भर के देश चांद के इस रीजन पर जाना चाहते हैं, चाहे वो रशिया का ल्यूना मिशन हो या भारत का चंद्रयान 3। नासा के आने वाले अर्टेमिस मिशन इसी एरिया में इंसानों को उतारने वाला है। तो आने वाले सालों में चंद्रमा की एक्सप्लोरेशन और भी मज़ेदार होने वाली है और इसमें दुनिया के और भी बहुत सारे देश रेस में आने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।